नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर परमार की बात और परमार की बात में एक स्पेशल स्टोरी। जी हाँ, यह स्पेशल स्टोरी इसलिए है क्योंकि यह विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण की कहानी है। जी हाँ, जैसा हम सभी जानते हैं, इतिहास में ज्ञात है हम सभी को कि भारत का एक सुविख्यात विश्वविद्यालय, जो विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, वह मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने उसे ध्वस्त कर दिया था। वह विश्वविद्यालय अपने भाग्य पर रोता रहा, तड़पता रहा और अतीत को लेकर के हमेशा परेशान रहा। समय बदले, भारत के लोगों ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करने का प्रयास शुरू किया, तो उस विश्वविद्यालय का नवनिर्माण शुरू हुआ। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने किया था। यह पहला विश्वविद्यालय था जो आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत चलता था। यहाँ रहने वाले सभी छात्र, सभी आचार्य विश्वविद्यालय के परिसर में ही रहते थे। विश्वविद्यालय इतना बड़ा था जिसकी कल्पना आज के डेट में करना मुश्किल है। 300 से अधिक कमरे थे, 9 बड़े बड़े विशाल कक्ष थे और इतना भव्य और समृद्ध लाइब्रेरी था जिसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी। लेकिन इस विश्वविद्यालय पर कुदृष्टि पड़ी मुस्लिम आक्रमणकर्ता बख्तियार खिलजी की, और बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय पर धावा बोल दिया और इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। और 1193 की यह घटना है। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर धावा बोला, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उसके सैनिकों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय में आग लगा दी और इतिहास में यह बात दर्ज है कि लगभग 6 महीने तक पुस्तकालय की पुस्तकें धू करके जलती रही। नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करके ज्ञान को समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इतिहास साक्षी रहा है कि आग लगाने से ज्ञान, पुस्तकें तो जल सकती हैं, लेकिन उन पुस्तकों की जो ज्ञान है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। आजाद भारत में जब भारत को आजादी मिली तो आजाद भारत में नालंदा के पुनर्निर्माण की चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित नहीं किया जा सका। कई प्रयास हुए, अलग अलग प्रयास के बाद भी नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव के अनुकूल स्थापित नहीं हो पाया। फिर भारत में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति आए और एपीजे अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा, नालंदा को पुनः विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए। और एपीजे अब्दुल कलाम जी के सपना देखने के बाद 25 नवंबर 2010 को, जी हाँ, 25 नवंबर 2010 को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और दुनिया के कई देशों ने सहयोग देने का आश्वासन दिया। योजनाएं बनी, नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे स्थापित किया जाए, कौन कौन से फैकल्टी होंगे, इन सब बहुत सारी बातें पर गहन चिंतन मनन के बाद 2014 में एक
अस्थायी भवन में, राजगीर के एक अस्थायी भवन में 14 छात्रों को लेकर के नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत कर दी गई। कक्षाएं शुरू हो गई 2014 में। उसके बाद 2017 आया। 2017 में निर्माण का कार्य शुरू हुआ और निर्माण का कार्य सैन्य गति से आगे बढ़ते रहा। फिर वह अवसर भी आया जब नालंदा विश्वविद्यालय के नए स्वरूप का, नए परिसर का भव्य उद्घाटन हुआ। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय के भव्य स्वरूप का उद्घाटन 19 जून बुधवार को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से संपन्न हुआ। नालंदा अपने गौरव के अनुरूप पुनः स्थापित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का यह भव्य परिसर दुनिया में अपने आप में एक अद्भुत है, अजूबा है। आने वाले दिनों में भारत के गौरव को यह विश्वविद्यालय बढ़ाएगा। जो लोग आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार केवल मंदिर बनाती है, उन लोगों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जवाब है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम की ऐतिहासिक मंदिर बना सकती है, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को 800 वर्ष के बाद भव्य नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर भी उपलब्ध करा सकती है। नालंदा विश्वविद्यालय, नया नालंदा विश्वविद्यालय किसी भी मायने में पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय से कम नहीं है। ऐसा मीडिया से जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसकी बात माने तो नालंदा विश्वविद्यालय हर मायने में पुराने विश्वविद्यालय से कहीं भव्य है। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन जब 19 जून को हुआ, तो आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही
21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता दिखाएगा। साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती है। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है।
इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है।